सत जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज हमारे साथ है आरएलडी के प्रचार प्रमुख प्रशांत कनौजिया जी। साथ ही वो पहले पत्रकार भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर क्या खास संदेश देंगे युवाओं को? देखिए, आज तो मैं गोंदिया आया हूँ महाराष्ट्र के और पहली बार आना हुआ और जिस तरीके से यहाँ के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत देख के अच्छा लगा। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को अंधविश्वासी की तरह पूजना बंद करें, युवा लोग उन्हें पढ़ें। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ ऐसा लिखा है जो सिर्फ सब सामाजिक न्याय के विषय में नहीं है। वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, वो लेबर रिफॉर्मर थे, वो बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उन्होंने वॉर पे बहुत कुछ लिखा, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन पे बहुत कुछ लिखा, उन्होंने बायलैटरल टॉक्स में किस तरीके से बात होनी चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या होना चाहिए। तो वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो मुझे लगता है अगर हमारा समाज या हमारा क्या पूरा विश्व उनको पढ़ता है, अगर उनको पूजने के तरह अगर हम उन्हें पढ़ें, तो मुझे लगता है हम बेहतर तरीके से अम्बेडकर को समझ सकते हैं और वो बाइफोकेशन से बच सकते हैं, वो जो बाइनरी क्रिएट करते हैं, उससे बच सकते हैं कि ये बुरा है या ये अच्छा है। बिकॉज़ अम्बेडकर अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और हम सब उसके स्टूडेंट हैं और हम कोशिश करेंगे कि अपने जीवन भर में बाबा साहब को कि जितना तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम बाबा साहब को पढ़ लें तो हमारा जीवन उद्देश्य तो जाएगा। थैंक यू सर। मैं ये कह रही थी कि देश के अंदर आप लगातार जो है धार्मिक मामलों को उठाते हैं, धार्मिक मामलों पर कमेंट भी करते हैं, लिखते हैं, तो और इसके बाद आप पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन आप जिस पार्टी के खिलाफ लिखते हैं, आप आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वो तो आज बाबा साहब की पूजा कर रही है। आप देखिए अभी इंदू मिल के अंदर वो 150 फीट से ऊंचा जो है वो बाबा साहब का स्टेचू बना रहे हैं। तो इतना दर्द क्यों, इतना परेशानी क्यों है आपको उनसे? नहीं, नहीं, मुझे बीजेपी से कोई परेशानी नहीं है। मुझे किसी भी राजनीतिक दल से परेशानी नहीं है। राजनीतिक दल का वो काम है, वो करते हैं। मेरी परेशानी आरएसएस से है। लोग आप बी तो बाबा साहब को मानते हैं। नहीं, कहाँ मानते हैं? मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं कि आप बाबा साहब का स्टैच्यू बनाओ? नहीं, आरएसएस का जन्म क्यों हुआ? लोगों को लगता है आरएसएस का जन्म हिंदू नेशनलिज्म को लेकर हुआ। पर 1920 के आसपास जब बाबा साहब बहुजन चेतना की ललक को पूरे देश के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस समय के सवर्णों को ये समझ में आया कि अगर इस देश के अंदर सामाजिक न्याय या सामाजिक इक्वालिटी आ गई, तो रिसोर्सेज इक्वली बढ़ जाएँगे और जो हम हज़ारों साल से सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो करने में नाकामयाब हो जाएँगे। तो एक अपर कास्ट कम्युनिटी ब्राह्मणों ने मिलकर कुछ उसके अंदर क्षत्रिय थे, कुछ बनियों ने पैसा दिया, मिलकर आरएसएस का निर्माण हुआ और आरएसएस कि आप उपलब्धता बता दीजिए, आज़ादी के आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था। ना ही आज़ादी के 70 साल तक वो लोग लगभग 1990 के बाद उन्होंने तिरंगा को अपनाने का काम किया। तो हमें समस्या आरएसएस से है क्योंकि आरएसएस के लोग हर जगह बैठे हुए हैं और प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों का अधिकार छीना जा रहा है। तो अगर हमारी कोई एक रोटी छीन कर खाने की कोशिश करेगा, तो उसको तो हम बचाने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल बाबा साहब की मूर्ति बनाने को, तो किसने कहा बाबा साहब की मूर्ति बनाने को? दलित समाज ने कभी नहीं कहा बाबा साहब की मूर्ति बनाइए। ये तो कुछ राजनीतिक दलाल, ठेकेदार किस्म के लोग कहते हैं। हम तो कहते हैं बाबा साहब के नाम पर क्यों नहीं एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी बना दो। प्रतिमाओं की राजनीति हो रही है देश में। नहीं, बिल्कुल हो रही है। बा इससे किसका फ़ायदा होगा? ये तो उनका फ़ायदा है, टोकन की पॉलिटिक्स है। दलितों का फ़ायदा नहीं होगा, उनका मान-सम्मान, गौरव बढ़ेगा। मान-सम्मान तब बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ हिंदू मिल में उनकी मूर्ति लगाने से अच्छा बाबा साहेब अम्बेडकर का एक मल्टी इंजीनियरिंग मेडिकल का कॉलेज बनाइए और दलितों को 100% उसमें स्कॉलरशिप दे दीजिए। वो दलितों के लिए ज़्यादा सार्थक साबित होगा। मूर्ति बनाकर हर साल उसपे मूर्ति ये कुछ राजनेताओं के लिए उपलब्धिता हो सकती है कि हमने बीजेपी को या मोदी को बोलकर मूर्ति बनवा दी। पर दलित समाज ने कभी नहीं कहा बाबा साहेब की मूर्ति बनाओ। बाबा साहेब हमारे दिल में रहते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम बाबा साहब की मूर्तियाँ लगा-लगा के ये तो मूर्ख हैं जो लोग बाबा साहब की सिर्फ़ मूर्तियों के संघर्ष कर रहे हैं। भई मूर्तियाँ सेकेंडरी हैं, प्राइमरी है उनके विचार। उनके विचार कहाँ आएँगे? एजुकेशंस में आ जाएँगे। आप क्यों नहीं एक अच्छी फैक्ट्री लगाई या क्यों नहीं आप डाइवर्सिटी देते? आप बाबा साहब की मूर्ति लगाने से अच्छा प्राइवेट सेक्टर में रिज़र्वेशन दे दो। वो तो नहीं दोगे आप। मूर्ति लगा के टोकन की पॉलिटिक्स मत करिए। जिस तरह का सरदार पटेल के बहुत सारी बातों को ये मानते नहीं है, बस मूर्ति लगा के कहते हैं सरदार पटेल हमारे हैं। आप एक राजनेता भी हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर आज काफ़ी हालत ख़राब है, बंदूकें चल रही है, ठाई-ठाई हो रहा है। इधर आईआईटी मुंबई में बच्चे जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। हेमंत यादव का मामला सामने पड़ा है, अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ। इन सारी घटनाओं को देखकर कैसे देखते हैं आप इन सब घटनाओं को? देखिए,
योगी आदित्यनाथ की प्रॉब्लम ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप को एक कठोर मुख्यमंत्री दिखाने के रूप वजह से वो पूरे प्रदेश को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में अगर लोकतंत्र की हम बात करें तो पुलिस स्टेट बहुत ही विभत्स और बहुत ही घटिया तरीके का सिस्टम माना जाता है। कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आप अपने ही सिटीजन का गला घोटें, अपने ही सिटीजन की फ्रीडम को कर्टेल करें। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके का समाज का निर्माण कर रहे ये हैं, तो दबंग मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता है। दबंग मतलब गुंडा होता है। दबंग का अगर आप डिक्शनरी में जाके देखें, दबंग का मतलब गुंडा होता है। लीडर होता है, बुलडोज़र चला लेते निडर किसी नहीं के भी घर। होता, निडर नहीं होता। निडर का विषय अलग है। दबंग का मतलब होता है, आप अखबार में पढ़ते हैं ना, दबंगों ने की हत्या, दबंगों ने किया बलात्कार। दबंग का मतलब निडर नहीं होता। दबंग का मतलब होता है कि वो कानून से, मोरालिटी से बिना डरे बुरा काम कर रहा है। वो दबंग मुख्यमंत्री होता है। अब ऐसा दबंग मुख्यमंत्री किसको चाहिए? और किस, याद है ना आपको सदन में कैसे रोए थे कि अध्यक्ष महोदय मेरे साथ क्या हो रहा है? तो ये समय है, आज उनका है, कल किसी और का होगा। फिर जिस तरीके से मिट्टी में मिलाने की बात होती है, वो बताएँगे कौन मिट्टी में मिलता है। 26 केस तो उनके ऊपर भी थे ना। ऐसा नहीं है उन्होंने वापस ले लिए तो वापस नहीं लागू हो जाएँगे। जिस दिन सत्ता बदलेगी वो केस उनके ऊपर वापस चलेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा। सर आपका आरएलडी का जो है गठबंधन रहा सपा के साथ। विधानसभा में जो हुआ रिज़ल्ट उसके बाद आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा किया, उसमें क्षेत्रीय जो दर्जा है वो भी समाप्त कर दिया। क्या इसको मैनिपुलेशन के तौर पे देखते हैं, राजनीतिक मैनिपुलेशन के तौर पे? ये कोशिश तो की गई, लेकिन लकीली चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने हमारा दर्जा वापस दे दिया है, हमें बरकरार कर दिया है। तो आरएलडी को तो अपना दर्जा वापस मिल गया। सारी मेनस्ट्रीम मीडिया में यही खबर चल रही है कि आरएलडी का दर्जा खत्म हो गया। मीडिया क्या करती है, पहले एक फेक न्यूज़ चलाती है, एक अर्ध सत्य न्यूज़ चलाती है, उसके बाद उसके लिए आधे घंटे का प्रोग्राम करती है। फिर गलती होती है तो एक सिंगल में लाइनर में वो लिख देती है कि उससे गलती हुई है। अब जो इन्फॉर्मेशन लोगों ने कंज़्यूम कर लिया है, उसके बाद लोगों को आप सही जानकारी दें या गलत जानकारी दें, वो बहुत सार्थक नहीं साबित होता। तो मुझे लगता है कि ये बचकानी हरकतें हैं। चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव से पहले ही पीएमओ में बुलाकर फटकार लगाई गई थी, और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतः संस्था को पीएमओ में बुलाकर निर्देश दिया जा रहा है। तो इस देश का सभी संस्थान खतरे में है। जुडिशरी खतरे में है, चुनाव आयोग खतरे में है। कैसे कह रहे हैं आप? किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, आप देखिए कि 11 बलात्कारी बिल्किस बानो मामले में छोड़ दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगता है और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं करती। और वहीं उमर खालिद हों, शर्जील इमाम हों, तमाम जो देश में दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उनको कोई बेल नहीं मिलता। ये मोनू मानेसर जैसे लोग आज भी घूमते हैं, और आप सिर्फ आंदोलन की बात कर दीजिए, चक्का जाम की बात कर दीजिए, तो आपको उठा के जेल में डाल देते हैं। तो जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जुडिशरी में अच्छे लोग नहीं हैं, हैं अच्छे लोग, लेकिन लोअर जुडिशरी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोअर जुडिशरी सरकार के अधीन काम करती है, जिसकी वजह से वो नेचुरल जस्टिस को डिलीवर नहीं कर पाती है। उसका मेन, और हमारे कभी भी मुझे लगता है ना कि हमारे को ये पहले याद कर लेना चाहिए कि अगर हम कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनेगा, तो कोई देश अगर अच्छा देश है, महान देश है, तो वो इसलिए नहीं है कि वहाँ ज़्यादा मेट्रो है, वहाँ ज़्यादा फ्लाईओवर है, या वहाँ ज़्यादा ऊँची-ऊँची इमारतें हैं, या उसकी करेंसी बहुत अच्छी है। क्या मापदंड होंगे फिर मापदंड विश्वगुरु? होता है उसका जस्टिस सिस्टम। इफ देयर इज़ नो जस्टिस, देयर इज़ नो डेमोक्रेसी, देयर इज़ नो पीस। जस्टिस सिस्टम निर्धारित करता है कि आपका देश महान देश है कि नहीं है। अगर आपके देश के अंदर एक वर्ग को लगने लगे कि उसे इस देश के अंदर जस्टिस नहीं मिलेगा, तो ये आप एज़ अ नेशन एक फेल्ड नेशन के रूप में कहलाएँगे। तो भारत को ये सीना ठोकना बंद करना चाहिए कि वो विश्वगुरु बनने जा रहा है। वो कैसे विश्वगुरु बन, हंगर इंडेक्स में हम आगे, प्रेस फ्रीडम में हम पीछे, महिलाओं के मामले में अपराध में हम सबसे आगे, एससी-एसटी एट्रोसिटी के मामले में हम सबसे आगे, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में हम सबसे पीछे। डिजिटल बन रहा है इंडिया। डिजिटल किस तरीके से डिजिटल बन रहा है? G20 के माध्यम से उन्होंने कई लोगों को इस देश के अंदर कई लाखों लोगों को रोज़गार देने की बात की है सरकार ने। ने कहाँ देने की बात की? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सरकार आंकड़े बता रही है कि हम लाखों लोगों को रोज़गार देंगे। मोदी जी ने कहा 2 करोड़ लोग को देंगे, आज 9 साल हो गए, 9 साल हो गए, 18 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए था। मैं डिस्काउंट देता हूँ मोदी जी को 90%, इल्ली इतना कोई देता नहीं है। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को नौकरी दिया आपने क्या? इसका डेटा नहीं देने को तैयार है। उल्टा आर्मी में जिनको भर्ती मिलती थी, उनको अग्निवीर बना दिया 4 साल वाला। और
आप मध्य प्रदेश के अभी रिक्रूटमेंट का रिजल्ट बाहर आया है, आपका यूपी के अंदर आप रिक्रूटमेंट का रिजल्ट देख लीजिए, आप उसमें एससी एसटी ओबीसी को ढूंढ के दिखाइए, तो नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा है कि सवर्णों की संख्या ज़्यादा आ रही है। सवर्णों की संख्या ज्यादा आ रही कह है। रहे मेरिट नहीं है एससी-एसटी में। नहीं नहीं, मेरिट क्या होता है? कह रहे हैं ऐसा कि नहीं है तो जब तुम्हारे इसमें मेरिट नहीं है, अकल नहीं है, ऐसा ही कहना है उनका। नहीं नहीं, मेरिट अपने आप में एक फर्जी कॉन्सेप्ट है। मेरिट तब लागू होगा ना जब सब कुछ बराबर होगा। अंबानी और अडानी के बेटा जब साथ में रेस दौड़ेंगे तो वहां मेरिट की बात होगी। ठीक है, अडानी और रामू रिक्शा वाले का लड़का जब साथ में कंपटीशन करेगा तो वहां मेरिट की बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों के पीछे दोनों का बैकग्राउंड अलग है, दोनों के पास रिसोर्सेस अलग अलग हैं, दोनों के पास सुविधाएं अलग अलग हैं। तो वो बहुत बेमानी होगा, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन को लेकर बहुत बड़ी चर्चा है। लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन वाले डॉक्टर से सर्जरी मत कराओ, कैंची पेट में छोड़ देते हैं। मुझे आज तक एक डॉक्टर का नाम बताइए जिसने कैंची पेट में छोड़ी हो। कुछ नहीं है, लेकिन नैरेटिव है कि कैंची छोड़ देते हैं, लेकिन वो डॉक्टर का नाम तो होना चाहिए। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि इस देश के आम जनता का पैसा लेके भागने वाले सारे सवर्ण बिरादरी से हैं, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो। उनका नाम नहीं लेना है, नहीं तो जैसे राहुल गांधी जी का सदस्यता रद्द हो गई, आप पर भी केस डलवा देंगे। नहीं नहीं, मेरे केस क्या डलवा देंगे? मेहुल चोकसी के केस डलवा देंगे मेरे से? मैं आपको चोर नहीं बोलना है। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जितने भी चोर भागे हुए हैं देश छोड़कर, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, चाहे वो जितने भी लोग भाग गए देश छोड़कर, आप मुझे बताइए इनमें से कितने मुसलमान हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं? ये मेरिट नहीं है क्या? चोरों की मेरिट बनेगी तो इनका नाम आएगा ना, नंबर। हाँ, तो हम तो इस देश में मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, और हमको तो उसके बाद इसी देश में लगाने वाले लोग हैं। हम थोड़ी ना अमेरिका लंदन में पैलेस खरीद रहे हैं इन लोग के जैसे। तो ये बहुत फेक नैरेटिव है कि मेरिट 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 एक बहुत बड़ा झूठा कॉन्सेप्ट है और एक बहुत बड़ा ढकोसला है इस देश के। और लोग कहते हैं रिजर्वेशन रिजर्वेशन, पाकिस्तान में नहीं है रिजर्वेशन। 5% सिख रिजर्वेशन है पाकिस्तान में, जिस देश को आप रोज गाली देते हो। पाकिस्तान में 5% सिख रिजर्वेशन है। अमेरिका के अंदर रिजर्वेशन है ब्लैक्स के लिए, यूरोप के अंदर रिजर्वेशन है ब्लैक्स के लिए। अफर्मेटिव एक्शन मानते हैं, लेकिन नहीं, भारत ये में भी जो है उसको अफर्मेटिव नहीं ये मानते। भी अफर्मेटिव एक्शन है। आपने इसको खैरात कहते हैं। नहीं, खैरात खैरात क्या होती है? ऐसा कहते हैं वो लोग, मतलब उनका कैडर यही कहता है कि ये खैरात है, फुकट का हमारे हिस्से का खा रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे हिस्से का कैसे खा रहे हैं? देखिए, मेरा कहना है कि आरक्षण आपको मौका देता है। ये प्रतिनिधित्व का मामला है कि अगर रेस में दौड़ रहे हैं तो रेस की लाइन में आपको खड़े होने का मौका मिलेगा, लेकिन एग्जाम तो वो पास करेगा ना। एग्जाम पास करने में तो रिजर्वेशन नहीं है कि अगर ब्राह्मण और दलित एग्जाम दे रहे हैं तो दलित को 40 नंबर आए तो वो पास डॉक्टर माना जाएगा, और सवर्ण को 80 आए तो नहीं पास माना जाएगा। लाइन में साथ खड़े होने के लिए रिजर्वेशन है, रेस जीतने के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये लोगों को समझ वो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेस में खड़े होने के लिए वहां मौका नहीं मिल रहा था लोगों को, इसलिए रिजर्वेशन की जरूरत है। और रिजर्वेशन न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, रिजर्वेशन पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड रिजर्वेशन अफ्रीका में है, रिजर्वेशन अमेरिका है, यूएस में है, साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना में है, बोलीविया में है, पूरी दुनिया में रिजर्वेशन है। और वो उसको चाहे रिजर्वेशन कह लो, चाहे रिप्रेजेंटेशन कह लो, चाहे अफर्मेटिव एक्शन कह लो, जिस तरीके का एट्रॉसिटी होगा, जिस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा, उस तरीके का रिजर्वेशन होगा, जिस तरीके का अफर्मेटिव एक्शन होगा। अगर लोगों को इससे बहुत ज्यादा आपत्ति है रिजर्वेशन से, तो कैलाशा वो एक आइलैंड बनाया है जहां हिंदू साम्राज्य का कानून चल, वहां जाके रहिए ना। किसने रोका है आपको? एवरीवन इज फ्री टू गो टू कैलासा, वहां जाइए। नित्यानंद सुन्नानंद क्या है, सारे स्वामी वही हैं। आसाराम को भी ले जाइए, राम रहीम को भी लेके जाइए। काफ़ी असंतोष है, कह रहे भारत के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा बड़ा बयान उनका आया था। देखिए, आर्मी का जनरल हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का जज हिंदू, प्राइम मिनिस्टर हिंदू, होम मिनिस्टर हिंदू, मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट सारे हिंदू, ऑलमोस्ट क्या सभी हिंदू हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। उसके बाद भी हिंदू खतरे में है। इतना तो हिंदू मुगलों के राज में खतरे में नहीं आया जितना मोदी के राज में आ गया। तो मुझे लगता है अगर हिंदू मोदी के राज में खतरे में है तो मोदी को तो हटना चाहिए, फिर उनको इस्तीफा देना चाहिए, और किसी ऐसे प्रधानमंत्री आ जाए जहाँ हिंदू खतरे में ना हो। ये बकवास हिंदुओं की रक्षा के लिए ये बकवास उन्होंने दे देना चाहिए। हाँ, ये बकवास बातें हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू हिंदू की मैं जब बात करूं, हिंदू नहीं बात बोलूंगा मैं, जो सनातनी है, जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया है, ये मलाई खा रहे हैं इस देश में बैठकर सदियों सालों से, और आज भी खा रहे हैं मलाई। चोरी भी कर रहे हैं, उसके बाद भी सम्मानित हैं। आप सोचिए, एक मुसलमान अगर पैसा लेके भाग गया होता 50 करोड़ रुपया भी, तो पूरी कौम गाली खा रही होती कि ये चोरों का कौम है।
लेकिन पूरा अब ये देखिए चोरों का, जैसे 14,000 करोड़, 18,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़ खा गए। अब मैं आपको अनिल अंबानी का बता रहा हूँ, अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी पर 40,000 करोड़ का कर्जा था। उसके बाद उसकी रीवैल्यूएशन करके बोली गई कि अनिल अंबानी जी इतना नहीं भर सकते, तो 20 करोड़ देना होगा। अनिल अंबानी ने कहा हम 20 करोड़ नहीं दे पाएंगे, तो रीवैल्यूएशन करके 12 करोड़, 12,000 करोड़ कर दी गई। 12,000 करोड़ करने के बाद अनिल अंबानी की एक संपत्ति को क्रुक किया गया, क्रुक करके बेचा गया, 5,136 करोड़ रुपए में प्रॉपर्टी बिकी। और उसको खरीदा किसने? अंबानी के रिश्तेदार पीरामल ने। तो 35,000 करोड़ का कर्जा कहाँ गया? रिकवरी हुई 5,000 करोड़ की, और कर्जा था 40,000 करोड़ का। तो 35,000 करोड़ किसके जेब में गए? दलित के जेब में गए, पिछड़ों के जेब में गए, मुसलमानों के जेब में गए। देश चला रहे उनकी वजह से देश का नाम है, ऐसा भी कहा जाता नहीं है। नहीं, देखिए भारत की विशेषता ये है कि पूरी दुनिया जब इन्फ्लेशन से मार खा रही थी, भारत एक ऐसी इकोनॉमी थी जो फ्लरिश कर रही थी, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये रेडी पटरी वाले, इन लोगों ने इस देश की इकोनॉमी को बचाने का काम किया। जब यहाँ से लोग चोरी करके भाग रहे थे, प्रॉपर्टी बेच के भागने की जुगत में थे, उस समय इन लोगों ने देश को बचाने का काम किया। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इस देश के ऊपर बहुत एहसान है। और मोदी जी क्या करते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा को काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा को काउंट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन है? अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा। इनकी अगर आमदनी 2% बढ़ जाए तो इन लोग कहते हैं भारत का जीडीपी 2% बढ़ गया। ये गलत आंकड़ा है। भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, एमएसएमईज को मार कर आप भारत को जीडीपी या 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बना सकते। जब तक इस देश के रेडी वाले, पटरी वाले ये सब्जी बेच रहा, कोने में पान की दुकान गुमती लगा के जो घर जा रहा है, अगर जिस दिन ये अपने बेटे को रोटी नहीं खिला पाया, बेटी को रोटी नहीं खिला पाया, तो हर दिन भारत फेल होगा। ये आंकड़ों का मैनिपुलेशन से बचना पड़ेगा। भारत को आंकड़ों से आप नहीं जोड़ सकते। अंतिम सवाल, ये जो आंकड़ों की बात कही, ये आंकड़े हम तक जो है मीडिया पहुंचाती है, और प्रेस फ्रीडम में तो भारत का जो गिरता हुआ आंकड़ा वो भी हमको नज़र आ रहा है। कैसे देखते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए पत्रकारिता को बचाना कितना ज़रूरी है? देखिए, पत्रकारिता को मैं कहता था कि जैसे 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें पत्रकारिता एक थी, पर अब मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा काम कॉमेडियंस कर रहे हैं। कॉमेडियंस ज़्यादा आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सत्ता को। और इस देश के लोगों को मुफ्त न्यूज़ कंज्यूम करने की आदत है। तो जब कोई आपको मुफ्त में न्यूज़ देता है, तो या मुफ्त में कोई चीज़ भी देता है, तो वो सिर्फ मुफ्त में नहीं देता है। अ, लोगों को लगा कि हम मुफ्त में न्यूज़ पढ़ लेंगे, न्यूज़ पा लेंगे, तो उसकी भर जब आप न्यूज़ का लिए पैसा नहीं देंगे, तो उसका पैसा कोई और देगा। और जो उसका पैसा देगा, वो अपने हिसाब से न्यूज़ चलवाएगा। तो अगर प्रशांत कनौजिया को फ्री में न्यूज़ चाहिए, तो चैनल मुझे फ्री में तो देगा, लेकिन मेरा जो भरपाई है, जो मुझे न्यूज़ कंज़्यूम करने की भरपाई, वो अडानी करेगा। फिर अडानी तय करेगा कि प्रशांत कनौजिया क्या कंज़्यूम करेगा। तो ये फ्री, जैसे केजरीवाल है, केजरीवाल ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया, फ्री पानी दिया, और दिल्ली में दंगा दिया, और दिल्ली में शराब माफिया बन गया। तो फ्री वाला कौन सा? एक वेलफेयर स्टेट हम चाहते हैं ना, कि आप हमें अनुकंपा मत दिखाइए, हमें आपकी सिंपैथी भी नहीं चाहिए, आप हमें नौकरी दे दीजिए। हम ना बिजली का बिल भी भर लेंगे, हम पानी का बिल भी भर लेंगे, हम 2 किलो अनाज भी खरीद लेंगे, हम इस देश के अंदर अपने घर में शौचालय भी बनवा लेंगे, हम अपना आवास भी बनवा लेंगे, हम हवाई जहाज से यात्रा भी कर लेंगे। हमें नौकरी दीजिए। हमें ये फ्री का ना लालच मत दीजिए। फ्री देकर आप अडानी अंबानी को जो फ्री में दे रहे हैं इस देश के अंदर। विकास के हक में नहीं है, आप सबका साथ सबका विकास वाले हक में नहीं है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल का जो है विकास की जो धारणा है कि हम आपको पैसा दे देंगे, उसकी समर्थन में नहीं है। देखिए, वेलफेयर, भारत एक वेलफेयर स्टेट है। कोई अगर मैं कहता है ना मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो एहसान नहीं कर रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं ना। अगर आप दिन में 1,000 रुपये खर्च करती होंगी, तो कुल मिला जुला के एवरेज 10% जीएसटी पकड़ लिया, तो 100 रुपये आप दे देती हैं टैक्स में। तो इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी होगी कि कहना कि टैक्स पेयर का पैसा, हर इंसान, इस देश का एक भिखारी भी टैक्स भरता है देश में। और एक भी ऐसा आदमी नहीं है इस देश के अंदर जो टैक्स नहीं भरता है। हाँ, मठों वाले टैक्स नहीं भरते, जो मठों में बैठे हैं कुंडली मारकर, ये टैक्स नहीं भरते हैं। बल्कि जबकि एक गरीब रोड पे भीख मांगने वाला भी, मठों में तो भगवान जी रहते हैं, वो कैसे टैक्स भरेंगे? भगवान जी नहीं रहते मठों में, दुकान जी रहते हैं। भगवान कैसे रहते हैं मठों में? भगवान तो मंदिरों में रहते हैं, मठों में दुकानदार रहते हैं।
और चिन्मयानंद जैसे लोग रहते हैं जहाँ बलात्कार जैसी घटनाएँ होती हैं, लेकिन ना बुलडोज़र चलता है, ना एनकाउंटर होता है। तो मेरा कहना ये है कि इस देश को समझने के लिए आप रोज़गार दीजिए। हमें कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, आप हमारे सारे लोगों को रोज़गार दे दीजिए। हम लोग खुद खरीद के सब खा लेंगे, पहन लेंगे, हमें 2 किलो अनाज नहीं चाहिए। हमारे घर में 2 लोगों को नौकरी दे दीजिए। हम लोग बासमती चावल खाना चाहते हैं, ये क्यों खाएँगे भाई हम? बाबा साहब की जयंती को चिंतन के साथ देखते हैं आप? मैं मानता हूँ कि बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी हम सब पे सौंपी है। सिर्फ़ पैदा हो गए हैं एक समाज में और हमारे मन में है कि हम समाज में पैदा हो गए हैं, 14 अप्रैल जयंती मना लेंगे, 26 नवंबर मना लेंगे। तो ये सिर्फ़ इसके लिए बाबा साहब नहीं अ, इतना बड़ा मार्ग प्रशस्त करके गए हैं। मुझे लगता है कि हम सबकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी है कि उस महामानव का कर्ज़ उतारने के लिए, कि उसने जो हमारे लिए किया। सोचिए ये लोग कहते हैं ईश्वर ने हमें बनाया। अगर ईश्वर ऐसा बनाता तो मैं नहीं मानता इस ईश्वर को। मेरे ईश्वर ने तो मुझे देखो क्या बनाया, कि मुझे पढ़ने दिया, मुझे अच्छा एक जीवन मिला। तो मैं तो मानता हूँ कि बाबा साहब को ईश्वर भी मत मानो, भगवान भी मत मानो, कि मतलब इस तरीके का भगवान मतलब भाग्य लिखने वाला वो भगवान तो हैं, लेकिन वो इस तरीके के पोंगा पंथ वाले भगवान नहीं हैं, कि जिन्हें आरती या गाने की ज़रूरत है। हाँ, धर्म को रिप्रेज़ेंट करे। बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि कल्टीवेशन ऑफ द माइंड इज़ द सोल एक्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमें एक इवॉल्व होना है एज़ अ ह्यूमन बीइंग हमें ये देखना है कि एज़ अ सोसाइटी हम हर दिन एक बेहतर सोसाइटी बनने का प्रयास करें। ना कि हम वो कहें कि हमें वही भारत चाहिए जो सोने की चिड़िया होती थी, लेकिन वो चिड़िया किसके पिंजड़े में कैद होती थी वो कोई बताने को तैयार नहीं है। हमें वही पुरातन काल चाहिए, वही हमें रामराज चाहिए। रामराज में ना महिलाओं को वोट देने का अधिकार था, रामराज में ना दलितों को पढ़ने का अधिकार था, रामराज में ना दलितों को स्कूल जाने का अधिकार था, बिज़नेस करने का अधिकार था, ना ही चुनाव लड़ने का अधिकार था। तो द्वापर चाहिए या कलयुग चाहिए? बाबा साहब का कलयुग है जहाँ पढ़ने भी मिलता है, वोट देने भी मिलता है। जो चाहो मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो भी जाके आप बन सकते हो उस समय तो अच्छा लगता है आप? बिल्कुल बाबा साहब का कलयुग है। राम के द्वापर में जो महिलाएँ बोल रही हैं मुझे राज चाहिए, भाई चले जाइए रामराज में मालूम पड़ जाएगा आपको कि छोटी सी बात पे अग्नि परीक्षा ले ली जाएगी, छोटी सी बात पे जंगल में भेज दिया जाएगा। तो ऐसा रामराज नहीं चाहिए, हमें भीमराज चाहिए। रामराज में हमारा कोई यकीन नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे प्रशांत कनौजिया जी, बड़ी बड़ी ही बेखौफ तरीके से बात करते हैं। कई बार इनके साथ जो है सत्ता पक्षों ने कई बार इनके साथ जाति करने की कोशिश की। इन्हें जेल भी जाना पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी जब इन पर आँच आई, ये हर बार निखरते हुए नज़र आए और एक युवाओं के आइकन के तौर पर देखा जाता है। और आज जो बातचीत हम कर रहे थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर जो हमारे चर्चाओं में जो बातें हुई, उन तमाम चर्चा को लेकर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या ख़यालात हैं? सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए। बताइए आप क्या सोचते हैं? बने रहें हमारे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।